हेलो स्टूडेंट्स। फ्रांस के राष्ट्रपति के अधिकारों और शक्तियों पर हमारी चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि पंचम गणतंत्र के संविधान में फ्रांसीसी राष्ट्रपति को कौन से आपातकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपने देखा कि फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था में संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों ही शासन प्रणालियों के गुणों को अपनाया गया है। तो राष्ट्रपति का पद वहां न तो संसदीय व्यवस्था के अनुरूप केवल औपचारिक प्रधान का है और न ही अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अनुरूप एकमात्र उसी के द्वारा कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी है जिसे सरकार कहते हैं और उसके द्वारा भी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही कार्यकारी शक्तियों का मिलकर प्रयोग करते हैं, लेकिन संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं उस आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने का पूरा अधिकार, पूरा दायित्व राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 16 इस संबंध में व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है और राष्ट्र को संकटकालीन स्थितियों से उबारने का भरपूर प्रयास कर सकता है। तो इन आपातकालीन शक्तियों ने राष्ट्रपति की स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है। वैसे तो भारत जैसे संसदीय व्यवस्था वाले देश में भी राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार प्राप्त हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा उसके द्वारा की जा सकती है। आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह होने पर, आक्रमण की घटना होने पर, युद्ध की घटना होने पर राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। चूंकि यहां संसदीय व्यवस्था के साथ साथ संघात्मक व्यवस्था भी है, इसलिए अगर किसी राज्य के शासन का संचालन संविधान के अनुसार किया जाना संभव न हो पा रहा हो तो राष्ट्रपति वहां पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर आपातकाल उद्घोषित कर सकता है और उस राज्य का शासन सीधे अपने नियंत्रण में ले सकता है। आर्टिकल 360 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान करता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां संविधान प्रदान करता है वो उन शक्तियों का प्रयोग स्वविवेक के आधार पर नहीं करता। उसे हमेशा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है और इन शक्तियों का प्रयोग भी वो उन्हीं की सलाह से कर सकता है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति को जो आपातकालीन अधिकार प्राप्त हैं, इन अधिकारों का प्रयोग वो स्वविवेक के आधार पर करता है। वो हर समय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये अंतर है संसदीय व्यवस्था के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों और फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों के संबंध में। तो फ्रेंच राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? संविधान का अनुच्छेद ये प्रावधानित करता है कि जब फ्रांसीसी गणतंत्र की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो संसद हो, न्यायपालिका हो या संवैधानिक परिषद हो, अगर इन संस्थाओं का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा
कर सकता है। दूसरी स्थिति वो होती है जब देश की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता खतरे में पड़ जाती है। अगर किसी बाह्य देश का फ्रांस की सरकार पर नियंत्रण स्थापित हो रहा हो, सरकार स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने में सक्षम न हो पा रही हो, किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के अंतर्गत उसके द्वारा शासन संबंधी निर्णय लिए जा रहे हो, या फिर किसी अन्य देश के द्वारा फ्रांस पर आक्रमण करके उसकी प्रादेशिक अखंडता को भंग करने की कोशिश की गई हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। तीसरी स्थिति वो है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन ना हो पा रहा हो। आप जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न सभ्य राष्ट्र आपसी संबंधों का संचालन करने के लिए, चाहे वो संबंध सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो या कूटनीतिक हो, इन संबंधों का संचालन करने की दृष्टि से दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य या बहुत सारे राष्ट्रों के मध्य संधियां की जाती हैं, समझौते किए जाते हैं, और उन संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य उस संधि के प्रावधानों को, उस संधि की शर्तों को मानने के लिए बाध्य होता है। वो उसके प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है उस पर हस्ताक्षर करके। तो फ्रांस भी बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भागीदार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में चाहे वो संधियां की गई हो या द्विपक्षीय संधियां हो, दो राष्ट्रों के मध्य हुई हो, या बहुपक्षीय संधियां हो, उस संधि समझौते में बहुत सारे राष्ट्र अगर शामिल हो तो ऐसी संधि बहुपक्षीय संधि कहलाती है। तो इन सारी संधियों के पालन के प्रति फ्रांसीसी सरकार भी प्रतिबद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, संधियों और कानूनों का पालन करने के लिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है राष्ट्रपति को कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, उस संधि पर हस्ताक्षर करके फ्रांसीसी सरकार ने जो प्रतिबद्धता उस संधि के प्रावधानों के प्रति जाहिर की है, अगर उस प्रतिबद्धता के प्रति संकट उपस्थित हो रहा है, फ्रांस अपनी उस प्रतिबद्धता का पालन नहीं कर पा रहा है, जो दायित्व संधि के तहत निर्धारित किए गए हैं उन दायित्वों का पालन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। हालांकि संकट काल की घोषणा करते समय औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के लिए ये आवश्यक घोषित किया गया है कि वो प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों और संवैधानिक परिषद से सलाह ले ले, लेकिन वो उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति, फ्रेंच राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को नजरअंदाज कर सकता है, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों की सलाह को भी अनदेखी कर सकता है और संवैधानिक परिषद की सलाह को भी अनदेखी करके अपनी इच्छा अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। और जब आपातकाल उद्घोषित हो जाता है तो उस समय राष्ट्रपति के हाथों में व्यापक शक्तियां आ जाती हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में उसके पास शक्तियां नहीं होती, या जिन शक्तियों को उसने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को प्रदान कर दिया होता है, वो सारी शक्तियां भी उसके हाथों में आ जाती हैं। यानी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग करने और संविधान में संशोधन करने के अलावा सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सिर्फ ये दो अधिकार आपातकाल के दौरान उसके द्वारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। कौन से दो अधिकार? कि वो राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं कर सकता। जब आपातकाल चल रहा हो उस समय राष्ट्रीय सभा
भंग नहीं की जा सकती और न ही संविधान में किसी भी तरह के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। संशोधन भी नहीं किया जा सकता संविधान में आपातकाल के दौरान। फ्रेंच संविधान ये भी व्यवस्था करता है कि जब आपातकाल की घोषणा की गई हो राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस समय संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन ये विशेष सत्र भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता, क्योंकि आपातकाल समाप्त करने का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति स्वयं ही लेता है। अन्य देशों में इन अधिकारों में संसद की भागीदारी होती है, लेकिन फ्रांस में आपातकाल कब समाप्त किया जाएगा और कब घोषित किया जाएगा, इस विषय में अंतिम निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार स्वयं ही करता है। उस अधिकार का प्रयोग वो अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक के अनुसार करता है। किसी भी तरह की सीमा को, किसी भी तरह के प्रतिबंध को, चाहे वो प्रतिबंध संसद का हो, संवैधानिक परिषद का हो या प्रधानमंत्री का हो, वो किसी भी तरह के प्रतिबंध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपातकालीन शक्तियों की दृष्टि से फ्रांसीसी राष्ट्रपति का पद बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संवैधानिक प्रावधान तक सीमित है, व्यवहार में भी फ्रांस के राष्ट्रपतियों ने इस अधिकार का खूब प्रयोग किया है। 1961 में जब अल्जीयर्स में फ्रांसीसी सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सत्ता छीनकर फ्रांस की मुख्य भूमि पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया, तब राष्ट्रपति डी गॉल ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी। अल्जीरिया उस समय फ्रांस का उपनिवेश था और उस अल्जीरिया में खुद फ्रेंच सेना के कुछ अधिकारियों के द्वारा सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई और केवल अल्जीरिया की सत्ता ही नहीं लेने की कोशिश की गई, बल्कि फ्रांस की जो मुख्य भूमि थी, जो देश था फ्रांस का, उस पर भी आक्रमण करने की कोशिश की गई। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति डी गॉल ने आपातकालीन घोषणा की थी और लंबे समय तक आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं और अगर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी करता है, खासतौर से आपातकालीन शक्तियों का, तो उसे केवल संसद के दोनों सदनों के प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय द्वारा देशद्रोह के लिए मुकदमा चलाकर अपदस्थ किया जा सकता है, या फिर संवैधानिक परिषद उसे शारीरिक रूप से अक्षम घोषित करके उसे पद से हटा सकती है। इन दो व्यवस्थाओं के अलावा राष्ट्रपति पर नियंत्रण की कोई और व्यवस्था नहीं है। और अगर कोई फ्रेंच राष्ट्रपति निरंकुश बनने का प्रयत्न करता है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करके, तो ऐसी स्थिति में जनमत ही उसके विरुद्ध सबसे बड़ा अंकुश हो सकता है। यानी जब तक फ्रांस की जनता राष्ट्रपति की शक्तियों का विरोध नहीं करती और राष्ट्रपति आगामी निर्वाचन के परिणामों से नहीं डरता, तब तक वो व्यापक रूप में शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में एक शक्तिशाली कार्यपालिका और एक औचित्यपूर्ण संसद का समन्वय किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन
वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष है और देशद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय सभा के द्वारा उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उस आरोप की पुष्टि जब उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध चलाए गए मुकदमे के दौरान पुष्टि हो जाती है उस आरोप की, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को व्यापक स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। हालांकि कुछ शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह से किया जाता है। सामान्य रूप में विदेश नीतियों के निर्धारण में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, जबकि आंतरिक नीतियों का निर्धारण और उसका क्रियान्वयन मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। फ्रांस में कोहैबिटेशन की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अपने दल से भिन्न दल वाले किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर इस आशा के साथ नियुक्त कर सकता है कि उसे संसद के बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा। और इस प्रकार की कोहैबिटेशन की व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भिन्न राजनीतिक दलों के होते हुए भी सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं। फ्रांसीसी गणतंत्र का स्वरूप भी बहुत हद तक संसदीय है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 16 ने राष्ट्रपति को बहुत शक्तिशाली बना दिया है। अनुच्छेद 5 उसे निर्देश देता है कि वो राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करेगा और अनुच्छेद 16 उसे विशाल आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता है। राष्ट्रपति अपने व्यापक विधायी अधिकारों के अंतर्गत संसद की शक्तियों को भी नियंत्रित करता है, जैसे संदेश भेजकर संसद को समय से पहले भंग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों पर विलंबकारी निषेधाधिकार का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों पर जनमत संग्रह की मांग करके और संसदीय कानूनों के संवैधानिक औचित्य की समीक्षा के विषय में संवैधानिक परिषद से आग्रह करके। लास्टली हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का अधिकार संवैधानिक प्रावधानों और उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। वो कैसी भूमिका निभाएगा, ये बहुत हद तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही राष्ट्रपति डिगॉल के समय शासन की शक्ति का जो संतुलन था वो राष्ट्रपति के पक्ष में रहा और संविधान लागू होने के कई दशकों के बाद भी फ्रांस का राष्ट्रपति शक्ति और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रपति मुख्य नीति निर्माता बन गया है तथा सरकार उन नीतियों को क्रियान्वित करने वाली संस्था मात्र बनकर रह गई है। तो ये था फ्रांसीसी राष्ट्रपति, उसके अधिकार, शक्तियां और भूमिका।